नमस्ते बच्चों। तो हम लोग लाइन का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन देख लिए, ठीक है, 3D में। और उसके बाद इक्वेशन पहचान भी गए। नहीं, जब इक्वेशन मिलेगा लाइन या प्लेन का तो पहचान लेंगे। और लाइन का इक्वेशन मिले तो उससे 3 चीज़ निकाल लेना है, पॉइंट, पैरेलल वेक्टर और कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। और प्लेन का इक्वेशन अगर मिले तो उससे नॉर्मल वेक्टर निकाल लेना है। नहीं, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है कोफिशिएंट वाला, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वाला। और अगर ज़रूरत पड़े तो पॉइंट हिट एंड ट्रायल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया। तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखने वाला और प्लेन का इक्वेशन लिखने वाला, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन containing the line x by 2, y by 3, z by 4 and perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane containing the straight line x by 3, y by 2, 3, 4, 2, 3, 4, z by 2 and x by 4, y by 2, z by 3। समझ गए बात। चलो, मतलब हमको एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए। प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो हमको क्या क्या चाहिए, प्लेन में एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। और वो अब दिया नहीं है डायरेक्ट, लेकिन ये कहा गया है कि उस प्लेन में ये लाइन है। नहीं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, देखते ही समझ जाना है। इसमें लाइन लिखा नहीं है, आपको खुद समझना है कि लाइन है, ठीक है ना। और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है 2i + 3j + 4k और इस पर पॉइंट है 0, 0, 0, ठीक है ना। उसी तरह से जो प्लेन है वो एक दूसरे प्लेन जिसमें ये दोनों लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। जो दूसरा प्लेन है उसमें ये दोनों लाइन है, ठीक है ना। ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। ये लाइन 0, 0, 0 से पास कर रहा है और इसका पैरेलल वेक्टर है 3i + 4j + 2k और ये लाइन भी 0, 0, 0 से पास कर रहा है, पैरेलल वेक्टर है 4i + 2j + 3k, ठीक है ना। समझ गए बात। मतलब हमको इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, नहीं, और ये एक दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, नहीं। तो ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। ये प्लेन इस तरह से है, समझो ऐसे है, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन हमको चाहिए। इस प्लेन में एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला लाइन। तो इसका पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k और एक पॉइंट दिया हुआ है 0, 0, 0, सही ना। इसी तरह से जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसमें 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, सही ना। तो 2 पैरेलल वेक्टर और दिया हुआ है, एक है 3i, इसको a कह लेते हैं, इसको b कह लेते हैं, 3i + 4j + 2k और ये c वेक्टर दिया हुआ है 4i + 2j + 3k। और हमको इक्वेशन चाहिए इस वाले प्लेन का। तो इस वाले प्लेन में एक पॉइंट तो 0, 0, 0 पता है, नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक पैरेलल वेक्टर ये दिया हुआ है। एक और पैरेलल वेक्टर अगर मिल जाए तो उसका क्रॉस ले लेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, नहीं, सही ना। तो जब ये प्लेन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के पैरेलल ये 2 वेक्टर दिया हुआ है तो इसका नॉर्मल जो होगा वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग लिखते हैं b × c वेक्टर इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड प्लेन। ये बात समझना है, सही ना। समझ के बाद
बी क्रॉस सी वेक्टर जो होगा, क्योंकि ये जो गिवन प्लेन है उसके पैरेलल है और गिवन प्लेन जो है वो रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों क्रॉस लेंगे तो प्लेन के पैरेलल आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल, ठीक है ना। और नॉर्मल वेक्टर टू द रिक्वायर्ड, मतलब इसमें एक पैरेलल वेक्टर और मिल गया बी क्रॉस सी, ठीक है ना। नॉर्मल वेक्टर टू रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, अब इन दोनों क्रॉस ले लेंगे, नहीं तो एन वेक्टर कहते हैं उसको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना। समझ गए बात। तो नॉर्मल वेक्टर इससे मिल जाएगा, पॉइंट हमको 0 0 0 दिया हुआ है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अब या तो आप बी क्रॉस सी निकाल लो पहले, बी सी पता है, और फिर जो वेक्टर है उसका एक साथ क्रॉस निकाल लो, या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करो, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, नहीं ये होता है ए डॉट सी लिखेंगे, ए डॉट सी तो ये होगा 8 + 6 + 12 बी माइनस ए डॉट बी लिखेंगे, तो दिस इज 6 + 12 + 8, नहीं सी टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 26 बी और -26 सी, नहीं तो 26 से हम कोई मतलब नहीं है, बी माइनस सी भी लिख सकते हैं इसको, नहीं नॉर्मल वेक्टर जब 26 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं नॉर्मल तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो बी माइनस सी करेंगे, तो बी माइनस सी करेंगे तो माइनस आई, बी माइनस सी कर रहे हैं +2j और -k, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर मिल गया है तो -x + 2y - z = d, नहीं और 0 0 0 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 0 0 0, तो d 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया x - 2y + z = 0, नहीं तो इक्वेशन आ गया, नहीं मतलब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, हमको अगर प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो हमको दो चीज़ ढूंढ के निकालना है, पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। तो पॉइंट तो इसमें दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन कहा जाएगा, ठीक है ना, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो तो इसको करते हैं, और इसी तरह एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का भी करते हैं, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिखने वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0 0 मीट्स द लाइन स्ट्रेट लाइन का नाम लेते हैं एल, ठीक है ना। ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन L1 x - 1/1 = y - 1/2 x - 2/1 y - 1/-2 = z + 1/1, ठीक है ना। एंड L2 लाइन है x - 8/3/2 = y + 3/-1 y + 3/-1 = z - 1/1, ठीक है ना, z - 1/1, ठीक है ना। एट P एंड Q ये स्ट्रेट लाइन थ्रू वो कर देते हैं ओरिजिन
meets the straight line L1 and L2 at P and Q, then find first equation of line L और सेकेंड PQ PQ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, समझ गए आप। मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। एल लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसका इक्वेशन लिखना है। तो जो लाइन दिया हुआ है L1 L2, मान लेते हैं L1 L2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, यही दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। और ओरिजिन से एक लाइन पास कर रहा है और इसको पी क्यू पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहा गया है कि इस लाइन एल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना, और साथ ही साथ पी क्यू डिस्टेंस जो है वो निकालना है, ठीक है ना। ये पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। ये लाइन एल है, समझ गए आप। तो लाइन एल का जो इक्वेशन लिखना है उसमें हमको क्या क्या चाहिए, तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट है हमारे पास, और पैरेलल वेक्टर चाहिए इसके, वो नहीं है, ठीक है ना, वो निकालना पड़ेगा, बस लाइन इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, L1 L2 दो लाइन दिया हुआ है जिसको ये पी क्यू पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये लाइन दिया हुआ है तो हमको इससे तीन चीज़ निकालना है, नहीं, ये लाइन पर पॉइंट है 2 1 -1, पैरेलल वेक्टर है I - 2j + k, और तीसरा चीज़ जो होता है वो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है ना। तो P को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट P इज कितना एज्यूम कर ले, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लैम्डा +2 और 1 - 2 लैम्डा और लैम्डा -1, ठीक है ना, सही ना। इसी तरह L2 पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं Q, ठीक है ना। चलो, तो 2 लैम्डा + 8/3 कॉमा माइनस म्यू है, म्यू -3 और म्यू +1, नहीं, ये हम लोग पॉइंट एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। अब अगर किसी तरह से लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाए, नहीं, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाए तो पी क्यू आ जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पी क्यू जब आ जाएगा तो वेक्टर बन जाएगा, नहीं, और फिर पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, फिर इक्वेशन भी आ जाएगा, नहीं। तो अब हमारा एम है लैम्डा और म्यू निकाल लेना, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले पी क्यू वेक्टर बनाते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं ओपी, वो तो ओरिजिन है, तो ओपी वेक्टर वही होगा जो पोजीशन वेक्टर होगा, नहीं, लैम्डा +2i + 1 - 2 लैम्डा j + लैम्डा -1k, ठीक है ना। और एक बनाते हैं ओ क्यू है, ओ क्यू में भी जो क्यू का पोजीशन वेक्टर वही होगा 2μ + 8/3 i -μ + 3j, ठीक है ना, और +μ + 1k, सही ना। अब OP वेक्टर और OQ वेक्टर कोलिनियर है, नहीं, मतलब कंडीशन हमेशा देखो वेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोलिनियर है तो I का रेशियो, J का रेशियो, K का रेशियो इक्वल होगा। तो एज OP इज एंड OQ आर कोलिनियर, ठीक है ना। तो इसका मतलब लैम्डा +2/2μ + 8/3 इक्वल टू दिस अपॉन माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऊपर लगा देते हैं, तो 2 लैम्डा -1/μ + 3 इक्वल टू लैम्डा -1/μ + 1, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, नहीं, ठीक है ना। अब हमको लैम्डा म्यू इस इक्वेशन से निकालना है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन बनाते हैं इसका इसके साथ, एक बनाते हैं इसका इसके साथ, ठीक है ना। तो पहले इसके साथ, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर, तो 2 लैम्डा म्यू + 2 लैम्डा और -μ -1 इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा म्यू और फिर लैम्डा म्यू हो गया -μ
+3 लैम्डा -3, सही ना। तो सबको इधर ले आते हैं, तो लैम्डा म्यू माइनस म्यू कैंसिल हो गया, इधर आएगा तो माइनस लैम्डा हो जाएगा और +2 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। हम लोग इसको यूज़ किए अभी, ठीक है ना, इन दोनों को। अब एक बार इसको यूज़ करते हैं, तो लैम्डा म्यू और प्लस लैम्डा +2 म्यू +2, ठीक है ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा म्यू -2 म्यू +8/3 लैम्डा +8/3 लैम्डा -8/3, सॉरी इक्वल 0 नहीं है। चलो अब सबको इसमें उस साइड ले जाते हैं, तो ये लैम्डा म्यू बच जाएगा, लैम्डा म्यू, ठीक है ना, और प्लस लैम्डा उधर जाएगा माइनस लैम्डा -4 म्यू, ठीक है ना। अच्छा माइनस लैम्डा ये भी है, माइनस लैम्डा इधर जाएगा तो माइनस लैम्डा -5/3 हो जाएगा, -5/3 लैम्डा नहीं माइनस +5/3 लैम्डा, तो ये +5/3 लैम्डा है, -4 म्यू उधर गया और +5/3 लैम्डा और माइनस ये उधर जाएगा तो 14/3, ठीक है ना। क्लियर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलो क्लियर बात है, ठीक है ना। चलो तो अब हम लोग 1 - 2 करते हैं, तो 1 - 2 करेंगे तो लैम्डा म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसको कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 लैम्डा नहीं, और माइनस करें तो -5/3 म्यू, ठीक है ना, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये +20/3 हो जाएगा = 0, ठीक है ना, = 0 इधर भी। चलो तो ये आ गया, इसको किया नहीं, एक मिनट, ये तो आपका कैंसिल हो गया नहीं, और ये लैम्डा है, सॉरी लैम्डा बोला जब उधर जाएगा तो 5/3 लैम्डा, तो 1 - 2 करेंगे तो 4 म्यू, ये तो प्लस में आ जाएगा 4 म्यू, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो -8/3 लैम्डा हो जाएगा, और ये +20/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 इससे कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 म्यू -2 लैम्डा और +5 = 0, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका, मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, तो इससे लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लैम्डा इससे निकाल लेते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3 म्यू +5/2, और इसको 1 में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 3 कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 3, ठीक है ना। चलो इसमें लैम्डा कॉमन ले लिए, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए, 3 म्यू +5/2 नहीं, और लैम्डा कॉमन आ गया, म्यू -1 है यहाँ, +2 = 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 म्यू स्क्वायर और +5 म्यू -3 म्यू +2 म्यू और -5 + -1, तो 3 म्यू -1 म्यू +1, तो म्यू 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो म्यू 1/3 पुट करेंगे तो लैम्डा 3 आ जाएगा, म्यू 1/3 पुट करते हैं, ठीक है ना, तो म्यू लैम्डा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और म्यू -1 पुट करेंगे तो लैम्डा -1 हो जाएगा,
समझ गया? तो एक पॉइंट वो भी आएगा, ठीक है ना, समझ गए? तो अब आपका लैम्डा म्यू आ गया, तो पी क्यू पुट कर दो, तो पी क्यू पॉइंट आ गया, पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो म्यू का दूसरा वैल्यू जो -1 है, उससे लैम्डा का वैल्यू -1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं? तो इससे फिर दूसरा पी क्यू आएगा, तो 2 पी क्यू का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, सही ना। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकल जाएगा और पी क्यू का इक्वेशन भी आ जाएगा, नहीं? क्योंकि ओरिजिन तो पॉइंट बताइए, एक पॉइंट कोई पता चल गया तो इक्वेशन आ जाएगा, नहीं? तो इसमें क्या है कि मतलब पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना, समझ गए बात? क्वेश्चन लाइन इक्वेशन ही लिखना है, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक ना हो, ध्यान देना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे करेंगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जिसमें लाइन और प्लेन मिलेगा और उस पर कुछ और करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना, नहीं? तो इसके लिए पहले हम लोग लाइन और प्लेन एज्यूम कर लेते हैं। तो कंसिडर लाइन L1 is x minus a1 by b1 equal to y minus a2 by b2 equal to z minus a3 by b3 equal to लैम्डा। और इसका वेक्टर फॉर्म समझिए ये है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, सही ना। लाइन का वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों हो सकता है क्वेश्चन में। तो लाइन ये भी है, लाइन ये भी है। ये लाइन a1 a2 a3 से पास कर रहा है और b1i b2j b3 के पैरेलल है, और ये भी a पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर a है उससे पास कर रहा है और b वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है ना। इसी तरह से L2 लाइन एज्यूम कर लेते हैं x माइनस c1 बाई d1 y माइनस c2 बाई d2 और z माइनस c3 बाई d3 इक्वल टू म्यू। इसका वेक्टर फॉर्म है c प्लस म्यू डी। और प्लेन एंड प्लेन्स लाइन से, ठीक है, लाइंस L1 एंड L2 एंड प्लेन्स P1 प्लेन एज्यूम कर ले हम लोग L1x प्लस M1y प्लस N1z प्लस D1 इक्वल टू 0। मतलब इसको हम लोग ये कहते हैं L1 L2 L3 कहते हैं इसको, L1 L2 L3। तो इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर है L1i L2j L3 के। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको कहते हैं R डॉट L प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। एंड प्लेन P2 इज M1x प्लस M2y प्लस M3z प्लस D2 इक्वल टू 0। इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं R डॉट M प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब देखो ये बड़ा बड़ा इक्वेशन है, तो बार बार हम लोग ये नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन बार बार नहीं लिखेंगे। तो हम लोग जब भी लाइन L1 कहेंगे तो आप ये समझिएगा, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में ये समझिए, सॉरी ये वाला, और ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है ना। रिलेशन क्या है, तो ये जो ए पॉइंट दिख रहा है वो एक्चुअली ए पॉइंट क्या है, A1i प्लस A2j प्लस A3 के, नहीं, ये बात समझना है। ए पॉइंट जो है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, वो एक्चुअली क्या है, A1 A2 A3, ठीक है ना। और इसी तरह से बी वेक्टर जो यहाँ दिख रहा है, पैरेलल वेक्टर है ये, तो ये पैरेलल वेक्टर है। तो बी वेक्टर क्या है, B1i B2j B3 के, नहीं। और लैम्डा स्केलर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें भी म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली सी डी भी है। अब इसमें देखो ये जो L1 L2 L3 है, ये नॉर्मल वेक्टर है, तो इसमें नॉर्मल वेक्टर L लिखा गया है। इसका मतलब L वेक्टर क्या है एक्चुअली, L1i प्लस L2j प्लस L3 के, नहीं, समझ गया। और ये R डॉट n इक्वल टू A डॉट n होता है, तो उसी वो कांस्टेंट D1 है यहाँ पर, और इस वाले में D2 है, ठीक है ना, D2। समझ गए बात। तो जब भी हम लोग लाइन L1 नाम लेंगे तो समझिए कि ये लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में, या ये लाइन है वेक्टर फॉर्म में। L2 लाइन जब भी कहेंगे तो ये समझना है कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म।
इसी तरह से प्लेन P1 इसको कहेंगे, प्लेन P2 इसको कहेंगे। नहीं, पूरे चैप्टर में ये हम लोग एक कंसिडर कर लिए, ठीक है ना, समझ गए बात। तो बार बार हम अब लाइन का इक्वेशन या प्लेन इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे L1 L2 या प्लेन P1 P2, ठीक है ना। तो ये समझ जाना है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक होता है दूसरा टाइप क्वेश्चन जब होता है इक्वेशन दे करके, इक्वेशन दे दिया गया और अब कुछ और करने के लिए कहा गया। उसमें पहला क्वेश्चन ये है रेशियो इन विच प्लेन P1 मतलब लिखते हैं L1x प्लस L2y प्लस L3z प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, डिवाइड्स द लाइन segment joining P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2, सही ना। मतलब एक प्लेन है, प्लेन P1 है इसका नाम, ठीक है ना। कहा गया कि एक लाइन सेगमेंट इसको किस रेशियो में, लाइन सेगमेंट को ये प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये एंड कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इधर का कोऑर्डिनेट है q x2 y2 z2। समझ के बाद, मतलब एक गिवन लाइन सेगमेंट को गिवन प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये R पॉइंट है जहाँ पर प्लेन को ये कट किया है और रेशियो जो है PR बाई QR λ/1 है, ठीक है ना। समझ गए आप। अब लैम्डा निकालना है, ठीक है ना। तो λ/1 का लिए तो R का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ R सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा कितना, λ(x1 प्लस λ(x2 प्लस x1 बाई λ प्लस 1 λ(y2 प्लस y1 बाई λ प्लस 1 और λ(z2 प्लस z1 बाई λ प्लस 1, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं नहीं। अब R पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो एज R लाई इन द प्लेन, तो प्लेन में सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि L1 और x कोऑर्डिनेट ये है R का, तो λ(x2 प्लस x1 बाई λ प्लस 1, फिर L2 के साथ λ(y2 प्लस y1 बाई λ प्लस 1 और प्लस L3 के साथ λ(z2 प्लस z1 बाई λ प्लस 1 प्लस D1 इक्वल टू 0, नहीं सही ना। तो λ+1 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, उधर जाके 0 हो जाएगा, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा जब कॉमन लेंगे तो लैम्डा के साथ देखो क्या क्या होगा, L1x2 प्लस L2y2 प्लस L3z2, नहीं लैम्डा के साथ L1x2 L2y2 L3z2 लैम्डा के साथ रहेगा। और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस D1 भी रहेगा, ठीक है ना, प्लस D1 और बाकी को उस साइड लेके चले जाते हैं। तो बाकी हो जाएगा माइनस ऑफ ये वाला उधर जाएगा, तो माइनस L1x1 माइनस तो कॉमन ले लिए, L2y1 प्लस L3z1 प्लस D1, सही ना, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस D1 भी आएगा। तो लैम्डा निकल जाएगा इससे, तो माइनस ऑफ L1x1 प्लस L2y1 प्लस L3z1 प्लस D1 पॉन L2x2 प्लस L2y2 प्लस L3z2 प्लस D1, ठीक है ना। तो ये लैम्डा का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, देखो ये प्लेन हमारा है, नहीं तो x1 y1 z1 इसमें पुट कर दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया।
और फिर x2 y2 z2 इसमें पुट कर दिया गया, वो नीचे लिखा गया और बाहर माइनस साइन, ठीक है ना। तो लैम्डा की तरफ जो है, लैम्डा की तरफ वाला पॉइंट जो है, अगर लैम्डा निकाल रहे हैं हम लोग तो लैम्डा की तरफ वाला पॉइंट न्यूमरेटर में रहेगा और 1 की तरफ वाला पॉइंट डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है ना, समझ गए आप। अब क्या है कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है ये पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, सही ना। तो अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, नहीं इंटरनली डिवाइड कर रहा है, नहीं, और नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है ना, सही ना। तो इफ लैम्डा इज पॉजिटिव तो इसका मतलब प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट्स इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, ठीक है ना। और लैम्डा अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली और रेशियो वही रहेगा लैम्डा इज टू 1, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इस तरह से निकाल लेंगे, नहीं कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये समझना है कि इक्वेशन देख के लाइन है, प्लेन है और उससे क्या क्या निकालना है क्लियर है, ठीक है ना। जैसे देखो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड रेशियो इन विच प्लेन 2x minus y plus 3z minus 1 equal to 0 plane divides the line segment joining P 0 minus 1 2 and Q 0 minus 5 2 1 minus 2, ठीक है ना, 2 1 minus 2, सही ना। तो ये तो मान लेते हैं पी क्यू को डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू 1 में, नहीं तो लैम्डा पी की तरफ है, नहीं सही ना। तो लैम्डा का जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ऑफ पी वाला पॉइंट पहले ऊपर रखेंगे, नहीं तो पी वाला पॉइंट रखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 1 और नीचे क्यू वाला पॉइंट रखेंगे अब, नहीं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 6 अपॉन ये है माइनस 4, तो 3/2 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है कौन सा, ये प्लेन पी क्यू लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना, समझ गया। और लैम्डा पी की तरफ है तो इसका मतलब पी आर बाय आर क्यू निकाले हम लोग, ठीक है ना, समझ गया। जब पी क्यू लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा तो समझेंगे पी आर बाई पी क्यू करना है, और क्यू पी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होगा तो क्यू आर बाई क्यू पी निकालना होगा, ठीक है ना, क्यू आर बाय आर पी, समझ गए बात। तो ये है, नहीं तो इसमें प्लेन का इक्वेशन दे दिया गया है और कुछ और करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना, समझ गए। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ। चलो चलो दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक होता है एंगल वन। दूसरे में 3 टॉपिक होता है एक्चुअली। फर्स्ट है एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। दो लाइन के बीच का एंगल L1 L2 समझो अब यही है, ठीक है ना, समझ गए। तो दो लाइन है L1 L2, नहीं तो इसका पैरेलल वेक्टर B1 है, B है, पैरेलल वेक्टर पहले वाले का B है, B1I प्लस B2J प्लस B3K,
और इसका पैरेलल वेक्टर डी है, D1i, D2j, D3k, सही ना। तो दो लाइन का इक्वेशन पता है, तो पैरेलल वेक्टर पता है, एक एक पॉइंट भी पता है, लेकिन हमको एंगल निकालना है, तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग निकालेंगे cos थीटा इक्वल टू बी डॉट डी अपॉन मॉड बी मॉड डी, नहीं समझ गए, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, नहीं, या जीरो आएगा। जीरो कब आएगा, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, थीटा एक्यूट आएगा, नहीं, ठीक है ना। तो इसमें जो आएगा थीटा जो आएगा ये आएगा लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है ना। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो π माइनस थीटा, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि लाइन है, लाइन के बीच का एंगल अब ये भी है, ये भी है, सही ना। हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल निकाले, मतलब सिर्फ ये है, ये निकाले हम लोग। अगर सिर्फ ये निकल मॉड नहीं लगाते तो ये निकलता वेक्टर के बीच का एंगल, लेकिन हमको लाइन के बीच का कहा गया है। तो लाइन के बीच में दो एंगल होता है, तो इससे एक एंगल लिख लेगा एक्यूट एंगल या राइट एंगल, और दूसरा ऑब्ट्यूज अगर कभी कभी निकालना हो तो π माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरह से मान लो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन प्लेन्स, सही ना, दो प्लेन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच का एंगल। जब प्लेन हमको पता है, प्लेन्स P1 एंड P2 कहते हैं, मतलब यही P1 प्लेन, ये P2 प्लेन, इसके बीच का एंगल निकालना है। लेकिन इस बार हमको नॉर्मल वेक्टर पता है, प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर L है, प्लेन P2 का नॉर्मल वेक्टर M है, नहीं। तो प्लेन में क्या होता है कि मान लो ये दो प्लेन है, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, अभी प्लेन पैरेलल है, नहीं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, प्लेन अभी पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका नॉर्मल भी पैरेलल है, ठीक है ना, नॉर्मल भी पैरेलल 0 डिग्री पे है। तो प्लेन के बीच का एंगल 0, तो नॉर्मल के बीच का भी एंगल 0। अब क्या होगा कि मान लो प्लेन को हम रोटेट किए ऐसे, नहीं, तो जितने एंगल से प्लेन रोटेट होगा उतने एंगल से नॉर्मल भी रोटेट होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन के बीच का एंगल अगर निकालना है तो आप नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो, ठीक है ना। और नॉर्मल वाला वेक्टर हमको पता है LM, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू L डॉट M अपॉन मॉड L मॉड M, ठीक है ना, नहीं। तो ये हो गया, इसका भी मॉड ले लेंगे। एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों हो सकता है, तो इससे एक्यूट निकलेगा, फिर ऑब्ट्यूज पूछा जाएगा तो π माइनस थीटा, समझ गए आप। और अगर L डॉट M आ गया तो राइट एंगल हो गया, तब तो दोनों राइट एंगल होगा, ठीक है ना, नहीं। जब दो प्लेन ऐसे है तो एक एक्यूट एंगल है तो उस साइड वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और राइट एंगल होगा, दोनों राइट एंगल होगा। तो इससे मॉड लेके हम लोग एक्यूट निकालेंगे, ऑब्ट्यूज निकालना होगा तो π माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए आप। और तीसरा है एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड प्लेन P1। अब एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर हमको पता है B, और प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर पता होता है L, ठीक है ना। अब वेक्टर के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। तो कैसे निकालें, देखो, तो मान लेते हैं ये प्लेन है, नॉर्मल वेक्टर हमको ये पता है, नहीं, ये प्लेन P1 है, इसका नॉर्मल वेक्टर L है, नहीं। और लाइन मान लो ऐसे क्या है, इसका लाइन L है, ये इसका पैरेलल वेक्टर हमको पता है L1, ठीक है ना, इसका पैरेलल वेक्टर B है, नहीं। तो हम लोग जो एंगल निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का निकालेंगे, मतलब ये वाला एंगल निकालेंगे, नहीं, ये वेक्टर के बीच का एंगल निकलेगा तो ये निकलेगा, मतलब ये एंगल निकालेंगे, ठीक है ना, नहीं। और निकालना हमको है, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो, तो ये एंगल चाहिए हमको, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, नहीं। तो cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो होगा B डॉट L अपॉन
मॉड बी मॉड एल, ठीक है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तब होगा बी डॉट एल अपॉन मॉड बी मॉड एल, ठीक है ना। तो दिस इज साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एल अपॉन मॉड बी मॉड एल, इसका मॉड, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो तीन ही तरह का एंगल पॉसिबल है, या तो दो लाइन के बीच का एंगल, तो उसमें सीधा वेक्टर के पैरेलल वेक्टर पता होता है, उसके बीच का एंगल निकाल देना है। प्लेन, दो प्लेन के बीच का एंगल, तो उसमें भी नॉर्मल वेक्टर पता हो, उसके बीच का एंगल निकाल देना है। और जब प्लेन और लाइन के बीच का एंगल होगा तो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल के और 90 माइनस थीटा करेंगे, इसलिए ये साइन थीटा हो गया। इसमें कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा, ठीक है ना। समझ गए बात, क्लियर ना। तो इस तरह से हम लोग एंगल वाला क्वेश्चन करेंगे। तीन ही टाइप का एंगल पॉसिबल है, या तो दो लाइन या दो प्लेन, या एक लाइन एक प्लेन, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है कि कभी कभी आपको लाइन प्लेन सीधा सीधा लिखा जाता है, और कभी कभी आपको खुद समझना होगा कि एक लाइन है एक प्लेन है, या दोनों लाइन है या दोनों प्लेन है, ठीक है ना। समझ गए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स P1 2i माइनस जे प्लस 3k, तो सॉरी 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड प्लेन P2 x प्लस वाई माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ गए बात। चलो, तो एंगल बिटवीन प्लेन्स क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट, नहीं कितना होगा 2 माइनस 1 माइनस 3 का मॉड अपॉन इसका मॉड लेंगे तो अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, इसके नॉर्मल का मॉड लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 अपॉन रूट 3 रूट 14, ठीक है ना। तो रूट टू कैंसिल करते हैं, तो रूट 2 अपॉन 21, सही ना। तो कॉस थीटा निकल गया, तो थीटा निकल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस, नहीं आंसर हो सकता है टेन इनवर्स में हो तो वो भी लिख सकते हैं, और ये क्यूट हुआ, और क्यूज निकालना होगा तो पाई माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो इसको हटा लेते हैं अब। ये कॉस थीटा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो ये वेरिएबल लाइन makes angles alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube. सही ना। एक वेरिएबल लाइन है, नहीं वेरिएबल लाइन मतलब उसका वेक्टर कोई भी है, जनरल वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना। वो क्यूब का 4 डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल जो होता है क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो उस चारों डायगोनल से एक से अल्फा, एक से बीटा, एक से गामा, एक से डेल्टा एंगल बनाता है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा,
समझ के बाद इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो क्यूब देखो बनाते हैं, क्यूब क्या क्वेश्चन में कहा गया है समझते हैं। चलो ये 2D में हम 3D फिगर बनाए हैं, इसको ध्यान समझना, क्यूब है ये, ठीक है ना। मतलब सारे इस साइड के लेंथ इक्वल है, राइट एंगल पे है, ठीक है ना, समझ गया। तो इसके 4 डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल होगा जो यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक जाएगा, नहीं, ठीक है ना। और एक डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। 2 इधर से होगा और 2 एक यहाँ से लेकर के इधर तक जाएगा, नहीं, समझ गया। और एक इधर से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो 4 डायगोनल होते हैं बॉडी डायगोनल क्यूब में, नहीं, और फेस डायगोनल होते हैं, हर एक फेस का 2-2 डायगोनल, ठीक है ना। तो कहा गया क्यूब है तो इसके 4 बॉडी डायगोनल है और एक वेरिएबल लाइन है कोई, ठीक है ना, समझ गया। तो उसके साथ चारों का एंगल जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल लाइन है और दूसरा डायगोनल है वो भी लाइन है, तो लाइन लाइन के बीच का एंगल एक अल्फा है, दूसरी बार लाइन लाइन के बीच का एंगल बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकाल रही है, कहा गया है, ठीक है ना। तो लाइन के बीच का एंगल का क्वेश्चन है, नहीं, समझ गया। तो लाइन के बीच का एंगल क्वेश्चन है तो हमको लाइन का पैरेलल वाला वेक्टर चाहिए। तो जो वेरिएबल लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर मान लेते हैं, लेट वेक्टर अलोंग वेरिएबल लाइन, ठीक है ना। इसको आर का लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना, समझ गया। और अब डायगोनल वाला वेक्टर लिखना होगा, नहीं, तो हम लोग डायगोनल वाला वेक्टर लिखने के लिए इसको ओरिजिन कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये समझो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और यूनिट लेंथ है, नहीं, ठीक है ना। तो क्यूब का लेंथ कितना ही बड़ा रहेगा, लेंथ कितना ही बड़ा है, तो सभी तो इक्वल ही है, नहीं, या तो यूनिट लेंथ होगा या 2 यूनिट लेंथ होगा या 4 यूनिट, उससे एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो मान लेते हैं ये आई है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर आई हो गया, एक्स एक्सिस है, यूनिट लेंथ है, आई है। इसी तरह ये जे है तो इसका पोजीशन वेक्टर जे हो गया, और ये वाला के है तो इसका पोजीशन वेक्टर के हो गया, नहीं, ये ओरिजिन है। समझ गया। तो अब हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो ये वाला के है तो ये वाला भी के होगा, तो ये इसका मतलब ये आई प्लस के होगा, नहीं, सही ना, क्योंकि दिस माइनस दिस का दिस के आना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये जे है तो ये जे है, इसके पैरेलल ये, तो ये है आई प्लस जे प्लस के, सही ना। ये जे है तो ये वाला भी जे है, तो ये हो गया जे प्लस के, सही ना, क्योंकि दिस माइनस दिस का जे आना चाहिए। और ये जे है तो ये भी जे है, नहीं, तो इसका पोजीशन वेक्टर आई प्लस जे, नहीं, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो हर एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हम लोग डायगोनल वाला वेक्टर लिख सकते हैं। तो D1 डायगोनल देखो लिखते हैं, D1 डायगोनल कौन सा है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो एक डायगोनल होगा, नहीं, तो एक ये तो ओरिजिन है, जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वही D1 वेक्टर होगा, तो आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना। D2 वाला जो है वो समझो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस दिस करेंगे, तो D2 जो डायगोनल है वो है आई प्लस जे माइनस के, नहीं, और D3 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला है, नहीं, तो आई प्लस के माइनस जे, D3 वाला आई माइनस जे प्लस के। और इसी तरह D4 वाला जो होगा, D4 वाला कौन सा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ठीक है ना। तो इधर से इधर जाएंगे तो जे प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो ये क्यूब के 4 डायगोनल होते हैं, ठीक है ना। इसमें सिमेट्री होता है, मतलब एक में तीनों पॉजिटिव है और बाकी तीनों में एक एक नेगेटिव है, नहीं, और 2-2 पॉजिटिव है।
या इसमें माइनस भी लगा दोगे तब भी सही है, तो दो दो निगेटिव एक एक पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो अब कहा गया कि इसके बीच का एंगल अल्फा है, इसके बीच का एंगल बीटा, इसके बीच का एंगल गामा, इसके बीच का एंगल डेल्टा है, ठीक है ना। तो निकालते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा। तो कॉस अल्फा निकालेंगे तो ये होगा आर डॉट डी वन बाय मॉड आर मॉड डी वन, नहीं चलो आर डॉट डी वन निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा अपॉन मॉड आर मॉड डी वन, नहीं इसमें मॉड लेने की जरूरत इस बार नहीं है क्योंकि स्क्वायर करना ही है हम लोगों को, तो मॉड वैसे भी हट जाएगा। चलो उसके बाद कॉस बीटा जो है वो होगा सिमिलरली कॉस बीटा जब लिखेंगे तो आर डॉट डी टू होगा, नहीं तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और नीचे होगा मॉड आर मॉड डी टू। तो मॉड सबका इक्वल ही है, नहीं रूट थ्री, और इसका मॉड सब में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट, तो ये हमेशा नीचे सब में इक्वल ही है, ठीक है ना। कॉस गामा निकालेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन मॉड आर मॉड डी टू डी थ्री, और कॉस डेल्टा मतलब इसके साथ में तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय मॉड आर मॉड डी फोर। चलो अब स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो निकालना है वो निकालते हैं, ठीक है ना, ये वाला समझ गए बात। तो इसको अब हटा लेते हैं, बार बार यूज कर चुके हैं हम लोग। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में सबका इक्वल है, नहीं क्योंकि ये तो रूट थ्री है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट है, सब में वही बात है, तो डिनोमिनेटर सब में इक्वल है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर इंटू थ्री, नहीं अब इसको स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, नहीं यही लिखना होगा। सही ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 बार आ जाएगा, नहीं सब में आएगा, तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर 4 टाइम्स वाई स्क्वायर 4 टाइम्स जेड स्क्वायर, नहीं ये आएगा। और देखो एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पर 2xy आएगा, यहाँ भी 2xy आएगा, नहीं और इधर माइनस 2xy आएगा, इधर भी माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और नीचे है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4/3 आ गया, ठीक है ना। तो ये फिक्स होता है हमेशा 4/3, ठीक है ना। मतलब एक क्यूब का चार बॉडी डायगोनल जो होता है वो किसी भी एक वेरिएबल लाइन किसी भी लाइन के साथ अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है और वो 4/3 होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन लाइन के बीच के एंगल का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायरेक्शन कोसाइन
कोसाइन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस डायरेक्शन कोसाइन LMN of two non-parallel lines satisfying L plus M plus N is 0 and L square plus M square minus N square equal to 0. ठीक है ना? Then find एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है ना? ये जो दो लाइन है इसके बीच का एंगल. देन फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स. सही ना? दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल दीजिए. आ गया समझ में? तो इसमें कहा गया है कि डायरेक्शन कोसाइन LMN जो है वो दो लाइन का वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? और चूंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका मतलब स्क्वायर का सम 1 होता है. नहीं, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है. ये इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन. और L प्लस M प्लस N 0, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना? तो तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है. नहीं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो LMN का दो सेट ऑफ वैल्यूज आएगा, ठीक है ना? और भी आ सकता है, लेकिन कहा गया नॉन पैरेलल लाइंस, तो उसमें से नॉन पैरेलल वाला दो निकालना है, ठीक है ना? समझ गए बात? और उसके बीच का एंगल निकाल देना है, ठीक है ना? क्लियर बात? मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो LMN जो डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब लाइन का पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नहीं, ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो सेट ऑफ वेक्टर आएगा, ठीक है ना? मतलब नॉन पैरेलल वेक्टर का दो सेट आएगा. और भी आ सकता है लेकिन वो पैरेलल होगा तो उससे हमको मतलब नहीं, नॉन पैरेलल वाला दो सेट आएगा. तो उन्हीं दोनों के बीच का एंगल निकाल देना है, ठीक है ना? समझ गए आप? चलो, तो LMN का दो सेट निकालते हैं. तो पहले 1 माइनस 2 करते हैं, ठीक है ना? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो दोनों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1. तो n स्क्वायर इक्वल टू 1/2. तो n आ गया आपका प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना? चलो, तो n हमारा आ गया. अब LM खाली निकालना है. तो n स्क्वायर जब 1/2 आ गया तो इसमें पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 1/2. नहीं, ये फ्रॉम 2, इसको थर्ड इक्वेशन कर दीजिए, ठीक है ना? इसको थर्ड इक्वेशन कर दो, ठीक है ना? आए बात समझ में? और ये थर्ड इक्वेशन जो है, और थर्ड पहले से 4 कर देते हैं. इसको करते हैं L प्लस M इक्वल टू माइनस N, ये है फ्रॉम 3. इसको स्क्वायर कर देते हैं. तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM इक्वल टू N स्क्वायर. नहीं, N स्क्वायर आपका 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो ये कैंसिल हो गया. नहीं, तो 2LM आपका 0 आ गया. तो 2 टाइम्स LM 0 आ गया, मतलब LM 0 आ गया. नहीं, तो L इंटू M 0 हो गया. नहीं, इसको फिफ्थ इक्वेशन करते हैं. और इक्वेशन ये मिल गया था हमको, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर 1/2. ये फोर्थ इक्वेशन मिल गया. और हमको N स्क्वायर पता चल गया है 1/2, ठीक है ना? चलो, तो अब फिफ्थ वाले से देखो तो इसमें दो बात हो सकता है कि या तो L0 या M0. नहीं, तो व्हेन L इज 0. जब L 0 होगा तो M का वैल्यू प्लस माइनस √2 होगा. नहीं, तो M का वैल्यू होगा प्लस 1/√2 और N का वैल्यू होगा माइनस 1/√2. नहीं, क्योंकि तीनों का सम 0 आना चाहिए. नहीं, L प्लस M प्लस N 0 आना चाहिए, ठीक है ना? और जब M का वैल्यू माइनस 1/√2 होगा
तो n का वैल्यू +1/√2, ठीक है ना। और l दोनों में 0 रहेगा। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन हो गया, नहीं, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन, क्योंकि इसका रेशियो इक्वल है, नहीं। तो ये पैरेलल, तो इसके बीच का एंगल नहीं चाहिए हमको। अब व्हेन m इज 0, ठीक है ना, m 0 हो जाएगा, तो m 0 हो जाएगा, तो अब l का वैल्यू होगा 1/√2 और n का वैल्यू होगा -1/√2 और m 0 रहेगा, नहीं। और l अगर -1/√2 होगा तो m तो 0 रहेगा और n रहेगा +1/√2, ठीक है ना, क्योंकि तीनों का सम 0 आना है, नहीं। तो ये अब ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है ना, समझ के बाद। तो इसके बीच का भी एंगल नहीं चाहिए, 0 ही होगा, ठीक है ना, मतलब ये सेम लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर मतलब सेम लाइन का, मतलब नहीं कि मान लो यहाँ पर लाइन है, अब वेक्टर आप यहाँ लिखो पैरेलल, चाहे यहाँ लिखो, सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये भी इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है ना। तो हमको कहा गया है कि एंगल बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, एक इससे उठाना है और एक इससे उठाना है, ठीक है ना, इसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका इसके साथ निकाल सकते हो, इसका इसके साथ भी निकाल, नहीं, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो लाइंस है वो वेक्टर b, लाइन का पैरेलल वेक्टर b मिल गया, 0i + 1/√2j +1 -1/√2 के, और दूसरा d वेक्टर जो है L2 वाला वो है 1/√2i + 0j -1/√2 के। समझ बात, इसके बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा होता है b.d/mod b/d। तो चूंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो 1 ही होगा, ठीक है ना, निकाल देख भी सकते हैं। तो b.d निकालेंगे तो 0 0 1/2, ठीक है ना। तो थीटा इज π/3, एक्यूट एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज इज 2π/3, ठीक है ना। तो अब ये नॉन एक इससे कोई भी लो तो वो यही दोनों एंगल आएगा, ठीक है ना, π/3 और 2π/3। समझ गए बात। तो ये है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस, फिर से नहीं, लेकिन क्वेश्चन लाइन दिया हुआ नहीं था, वेक्टर निकाला, लाइन के बीच का एंगल मतलब वेक्टर के बीच का एंगल। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि सीधा वेक्टर देगा और लाइन का एंगल पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी है, वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर एंगल पूछा जाएगा। इसी तरह प्लेन और लाइन के बीच का भी, प्लेन और प्लेन के बीच का भी। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी दोनों का, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।